नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। मेरे साथ है ओमकार चौधरी जी जो हमको समझाएंगे कि यार ये जो हमारी पार्लियामेंट है ये क्या अखाड़ा बन चुकी है अभी। क्योंकि जिस तरह की घटना आज हमने देखी है मेरे हिसाब से तो मेरा शर्म से सिर नीचे हो गया है। और ये चीज मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ कि भाई डेमोक्रेसी पे और ये जो इन चीजों पे पार्लियामेंट में से विश्वास उठना शुरू हो गया है लोगों का। मेरा तो स्पेशली पूरी तरह से अभी उठा नहीं है बट उठने वाला है जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल सर से यही रहेगा कि सर जी नमस्कार, पहले तो वेलकम, आप शो में आपने टाइम दिया। बट सर ये बहुत क्या है? धन्यवाद। ये क्या है? ये आपको डेस्परेशन दिखती है? ये आपको अराजकता फैलाने की कोशिश दिखती है? क्या दिखता है सर? ये क्यों कर रहे हैं ऐसे काम? कई सारे तथ्य हैं और तत्व हैं, उनको जानने और समझने की जरूरत है। पहली जी। बात तो यह है कि पृष्ठभूमि क्या है और विषय क्या था। ये तो तात्कालिक है। जो कुछ घटना हुई है, अभी अमित शाह साहब ने राज्यसभा में इनकी धुलाई की थी। ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है, आरक्षण विरोधी भी है, अंबेडकर विरोधी भी है। और जब आप लोकतंत्र और संविधान विरोधी हैं तो फिर आप भारत विरोधी भी हैं, और जो एक व्यवस्था हमारी हजारों सालों से चली आ रही थी, सबकी भावनाओं के अनुरूप शासन देना, उसके भी खिलाफ आप काम करते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था, इमरजेंसी लगा करके अपनी कुर्सी बचाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया था जिसमें उनके निर्वाचन को रद्द किया गया था। अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। तो इमरजेंसी भी पहली बार और अंतिम बार अगर किसी ने लगाई, सामान्य स्थितियों में, युद्ध काल में इमरजेंसी लगना अलग बात है, पर सामान्य अवस्था में इमरजेंसी लगाने का, काला अध्याय लिखने का कारनामा इन्हीं के खानदान की इंदिरा गांधी ने किया था। नेहरू जी किस तरीके से संविधान के साथ पहले ही वर्ष में हम्म। खिलवाड़ करना शुरू कर चुके थे, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया और गृह मंत्री ने भी किया। ये बताया कि 1951 में जब तक के पहले चुनाव भी नहीं हुए थे, उसके 1 साल पहले ही वो अमेंडमेंट लेकर के आ गए थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के लिए, उसको सीमित करने के लिए। और इंदिरा गांधी का तो मैंने बताया ही है, और राजीव गांधी भी, वो भी ऐसे ऐसे कारनामे कर गए जिनसे पता चलता है कि साहब वो भी संविधान में जो भी अमेंडमेंट करवा रहे थे, उसका पर्पज ये नहीं था कि जो देश की जनता है, जो न्याय से वंचित है या मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ कानून लेकर के आए या उनको हिस्सेदारी दी जाए। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि या तो अपने परिवार को स्ट्रेंथन करने के लिए, या अपनी पार्टी को, या अपनी कुर्सी को, और जो उनके विरोधी थे उनकी जबान बंद करने को, उनके रास्ते बंद करने के लिए वो सब संशोधन किए गए थे। तो ये सारे और खुलासे, और प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी, जब दोनों सदनों में, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, गृह मंत्री ने राज्यसभा में, ये बिल्कुल साबित कर दिया तथ्यों के साथ कि डॉक्टर अंबेडकर को न केवल अपमानित किया था कांग्रेस ने, बल्कि नेहरू ने गांधी जी के प्रेशर में आकर के उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन बहुत सारी जो निर्णायक समिति होती है, नीति निर्धारक समितियां होती हैं, उनमें उनकी हिस्सेदारी नहीं रखी गई, और ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित कर दी गई कि वो अपमानित महसूस करें और मंत्रिमंडल से बाहर चले जाएं। इतना ही नहीं, नेहरू ने 2 लगातार चुनाव में उनको हराने के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाषण दिए जा करके। और आज तो कमाल कर दिया, बीजेपी एक चिट्ठी ले आई निकाल करके नेहरू की, जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन को लिखी थी इनके हारने के बाद, अंबेडकर के। और हम्म। उसमें उछल उछल करके वो बता रहे हैं एडविना को कि साहब ये तो आउट हो गए, ये तो बाहर गए। अब एक विदेशी लेडी है, हो सकता है आपके कुछ रागात्मक संबंध हो, भावनात्मक संबंध हो,
पर आप देश की घटनाओं पर किसी विदेशी लेडी को चिट्ठी लिख करके बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो ये जो एक तरीके से निवस्त्र किया है कांग्रेस को सदन में, दोनों सदनों में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, इन्होंने जो संविधान संविधान चिल्लाया था पिछले कुछ समय से, और वो संविधान की एक प्रति लेकर के हाथ में घूमते थे, हर जगह उसको लहराते थे, उसका एक तरीके से जवाब दिया और ये बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम लेकर के आप ये सब कर रहे हैं आजकल, संविधान संविधान जो चिल्ला रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेक है। ना संविधान में आपका कोई भरोसा है, ना लोकतंत्र में है, ना लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों कर्तव्यों के प्रति आप उतने सजग और संवेदनशील हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया कि हम डॉक्टर अंबेडकर को भी किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं। उनसे जुड़े हुए 5 अलग-अलग स्थानों को हमने स्मारक में तब्दील किया। कांग्रेस के 3 प्रमुख चेहरे एक ही खानदान के, नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को भारत रत्न दिलवा दिया, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने को भारत रत्न दिलवा दिया, राजीव गांधी जब श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों के शिकार हुए और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो 1.5 साल के भीतर राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया। लेकिन जी। कभी इनको डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने की सुध नहीं आई। उनके जन्म स्थान जो महू है मध्य प्रदेश में, उसको स्मारक में तब्दील करने का विरोध नेहरू ने किया। तो कहने का आशय ये है कुल मिलाकर के मेरा, कि ये जो इनको पूरी तरीके से निवस्त्र किया है पीएम और गृह मंत्री ने, इससे इनकी बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसी का नतीजा है कि करीब 1 घंटा 32 मिनट का जो भाषण था अमित शाह का राज्यसभा में, उसमें से केवल 16 सेकंड का एक अंश निकाल करके वायरल किया गया और ये कहा गया कि साहब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। मतलब आपने, नेहरू ने, सबने जो किया उसको भूल जाओ और हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं 16 सेकंड की क्लिप से, बस इसको याद रखो। और उसके बाद पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर परिसर में भी नीले कपड़े पहन करके भाई बहन आ रहे हैं और उनके बड़े बड़े पोस्टर लेकर के आ रहे हैं अंबेडकर, और जय भीम के नारे लगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके। और उसी अतिरेक में, उसी ड्रामे में भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग हैं प्रताप सारंगी, जो पहली सरकार में मंत्री भी बनाए थे मोदी जी ने, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। एक फर्रुखाबाद से सांसद हैं मनोज राजपूत, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, दोनों हॉस्पिटलाइज हैं। और ये धक्का मुक्की किसी साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं की है, नेता प्रतिपक्ष इसी गांधी नेहरू परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी ने किए। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां भी पार्लियामेंट में भी जो इन्होंने कृत्य किया है, इससे भी सिद्ध कर दिया कि ये खुद तो पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे और ये कहेंगे कि ये हमारा हक है कि हम प्रदर्शन करें और अपनी बातों पर सदन को, सभापति को, स्पीकर को राजी करें कि साहब हम जो मांग कर रहे हैं अडानी पर चर्चा करवाओ। तो हमारा तो ये हक है कि हम पार्लियामेंट को ना चलने दें। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन करती है तो आप उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे, उनको घायल करेंगे, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। तो ये एक और काला दिन मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट के और हमारे डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में जोड़ दिया इन्होंने आज। सर, ये जो सीआरपीएफ की तरफ से वीडियो निकाला गया है अभी थोड़े टाइम पहले, उसके अंदर बड़ा क्लियरली दिखता है कि एक रास्ता दिया हुआ था, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बीजेपी का भी, वहाँ पर रास्ता दिया हुआ था जो दूसरी तरफ के एमपीज़ हैं उनको जाने के लिए। तो ऐसी क्या आई मीन आपको क्या लगता है ये पूरी तरह से कुछ प्लान की करके किया गया है कि क्या किया गया है कि टॉपिक चेंज करने की कोशिश की गई है? क्योंकि देखिए मेरे को जो दिखता है कि काफ़ी टाइम से बीजेपी वाले काफ़ी ऑफेंसिव पे हैं। पहले तो सोरोस ओसीसीआरपी के बारे में काफ़ी ज़ोर से झटका मारा, डीप स्टेट और ये इन चीज़ों का। वो झटका अभी हटा नहीं था कि लोगों ने यहाँ पर कुछ और करने की कोशिश करी और वो भी
उल्टा पड़ गया। कल जिस तरह से बीजेपी ने जवाब दिया है और मोदी साहब से, उनका ट्वीट पढ़ के तो मैं भी हैरान रह गया। ऐसी लैंग्वेज मोदी साहब के मुँह से मैंने कभी नहीं सुनी। रॉटन इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो चीज़ें जो उन्होंने बोली, मैंने कभी नहीं सुनी उनके मुँह से ऐसी ऐसी बातें। तो ये क्या आपको दिखता है? ये फ्रस्ट्रेशन है कि कोई प्लान्ड एक्टिविटी है कि भई दुनिया में 20 तारीख जनवरी तक अराजकता फैल रही है, तो हम भी अपना देश में थोड़ा-सा गड़बड़ क्रिएट करें? आपको कैसे दिखता है ये? देखिए, इसके बैकग्राउंड में कई चीजें हैं। जी। याद करिए, जब ये पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था, उस समय क्या चर्चाएं मीडिया में छाई हुई थी। चर्चा ये थी, कीर्ति आजाद का एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि साहब, ये राहुल गांधी, खरगे साहब, ये इंडी अलायंस को चला नहीं पा रहे हैं, तो ममता बनर्जी को आगे लेकर के आइए और उनको इनकी जगह इंडी अलायंस का नया नेता चुनिए। उसके बाद राम गोपाल यादव का बयान आ गया, जो अखिलेश यादव के चाचा जी हैं। फिर शरद पवार का बयान आ गया, फिर उद्धव ठाकरे का और उनके तोते संजय राउत का बयान आ गया कि हम लोग कलकत्ता में जाकर के और ममता जी से मिलेंगे और ये तो बिल्कुल सही है और उनको नेता बनाया जाना चाहिए। अच्छा आदि जी, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी इनको तलाक दे चुके हैं, इनसे अलग हो चुके हैं, वो घोषणा भी कर चुके हैं कि हम दिल्ली में इनके साथ नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी तो लोकसभा में ही झटका दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि वो 2 सीट जो 2019 में जीती थी, बहरामपुर वाली और एक वो मालदा वाली, वो 2 हुँ, सीटों पे लड़ना हो तो ठीक है, वरना तो हम 42 में से 2 सीटें छोड़ सकते हैं, 40 पे हम लड़ लेंगे। हुँ, जब इनका ईगो वहां भी सिर चढ़ के बोला, तो उन्होंने झटका दे दिया, बोला कि हम 42 के 42 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, आप जाओ घेरे में। तो हुँ, उसके ममता बनर्जी ने भी एक तरीके से झटका दे दिया। तो ये जो कुछ हंगामा और अपने हाथों से फिसलते हुए इंडी अलायंस के ही प्रमुख चेहरों और घटक दलों को फिसलते हुए देख करके जो इनकी नींद उड़ी कांग्रेसियों की, इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा डिजाइन करो, कुछ ऐसा हंगामा करो कि वो सारे फिर एकजुट हो जाएं। तो ये जो कुछ इस समय डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, हंगामे चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, इसमें देख लीजिए आप, फिर से वो सब साथ जुड़ गए इनके कि हुँ, भाई हाँ, अंबेडकर जी का अपमान हो गया। हुँ, अरे हुँ, भाई, हुँ, अंबेडकर को केवल बहाना बना रहे हैं, अमित शाह के भाषण को केवल बहाना बना रहे हैं। इनका मकसद ये है कि ममता बनर्जी नेता ना बन जाएं, इसलिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, ऐसे नारेबाजी करो, ऐसा कन्फ्रंट्रेशन करो कि बाकी चीजें तो सब भूल जाएं और जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दे रहे थे सदन से पहले, सत्र से पहले, वो सब भी फिर से एकजुट हो जाएं। अच्छा, चुनौती क्यों मिल रही थी? लोकसभा चुनाव आप तीसरा हारे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। 2014 में केवल 44 सीटें, 2019 में केवल 52 सीटें और इस बार भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। लेकिन आप शो का क्या कर रहे थे? आप ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे आप तो जीत गए और मोदी जी हार गए। हकीकत ये है कि 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव की अगर कांग्रेस की सीटें मिला ले तो वो 240 तक नहीं पहुंचती, जितनी अकेले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आप हारे अभी, 90 में से केवल 6 सीटें जीती और वो 6 भी मुस्लिम एमएलए जीत करके आए हैं। जम्मू संभाग से एक भी हिंदू एमएलए आपका जीत करके नहीं आया। बेशर्मी के साथ उमर अब्दुल्ला से डिप्टी स्पीकर भी मांग रहे थे, 2 कैबिनेट बर्थ मांग रहे थे। उन्होंने पीछे से लात मारी, बाहर निकाल दिया कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, आपके बिना भी मेरा बहुमत है। झारखंड में 81 में से केवल 16 सीटें जीती इन्होंने और वहां भी ये डिप्टी सीएम मांग रहे थे, हेमंत सोरेन ने वहां भी नहीं दी। आप हरियाणा का चुनाव हारे हैं, आप महाराष्ट्र का चुनाव हारे हैं। तो ममता बनर्जी हो या दूसरे गठबंधन सहयोगी हो, उनको सबको लग रहा है कि यार ये बेड़ा गर्क कर रहा है अपनी पार्टी का भी और ये हमारी भी लुटिया डुबो देगा।
अगर हमारे साथ रहेगा तो। अपनी मनमानी करता है, जो सहयोगी दलों के सांसद हैं उनको अपनी लाठी से हाँकने की कोशिश करता है। तो भैया इससे मुक्ति पाओ। और ममता बनर्जी भले ही कलकत्ता में बैठी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको आगे लेकर के आओ। अब कांग्रेस के अजीब तर्क हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे तो अभी भी 99 या 100 एमपी हैं, हम सबसे बड़े दल हैं, और अगर किसी गठबंधन में किसी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं तो फिर उसी का नेता होना चाहिए। तो ऐसे में इनको जवाब भी दिए जा रहे हैं कि भाई 29 सीटें तो टीएमसी की हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की लगा लो, और बाकी दलों की भी लगा लो, तो वो कहाँ बैठती हैं जाकर के। मतलब जो ममता बनर्जी को लाना चाह रहे हैं उनकी मिलाकर के कितनी बैठती हैं, तो जी। इसका हिसाब किताब लगा लो। तो ये जो कवायद शुरू हुई थी, ये जो मुहिम शुरू हुई थी, ये एक्चुअल में एक तो उसकी हवा निकालना चाहते थे, हम्म। और दूसरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20 जनवरी इनके दिमाग में है। 20 जनवरी में इन्होंने पहले भी कांड करवाया था लाल किला पर, जब उनको चढ़ा दिया था खालिस्तानियों को, और वहां पर एक धार्मिक ध्वज जो है लगा दिया गया था। जी। उसके बारे में भी एक बयान आया है। कांग्रेस के थे पहले, वो अभी इनके साथ हैं, मनप्रीत सिंह बादल। उन्होंने कहा कि हाँ। साहब हम जब मिलने के लिए गए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, इस बात का खुलासा किया कि जिस समय लाल किले पे ये सब हो रहा था, ये चढ़ रहे थे लाल किले की प्राचीर पर, और मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि साहब ऐसे ऐसा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो धार्मिक निशान साहब है, ये भी हमारा ही है, ये किसी दूसरे देश का नहीं है, ये भी उतना ही पवित्र है जितना हमारा तिरंगा है। तो आप ये कोशिश करिए कि किसी तरह की कोई बल प्रयोग ना हो, कोई फायरिंग वायरिंग ना हो, किसी तरह की कोई चीज ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी का ये विचार सुन करके उनका इतना बड़ा भक्त हो गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कभी उत्तेजित होता ही नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचता है, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो संयम बरतने के लिए ही अपने गृह मंत्री को कहते हैं कि साहब फोर्स को कह दो कि किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करो। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो सीन क्रिएट करने में लगे हुए हैं, अराजकता पैदा करने में लगे हुए हैं। और चाहे वो शंभू बॉर्डर का तमाशा हो इनका, चाहे वो 13 महीने का दिल्ली का हो, ये सब इन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। ये ही देश के भीतर अराजकता पैदा करके उस डीप स्टेट तक मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई हम लोग हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा सीन किसी तरीके से क्रिएट हो जाए, एक अराजकता हो, एक क्योस हो, ताकि जो आप चाहते हैं और जो हम भी चाहते हैं अल्टीमेटली वो हो जाए। पर मुझे लगता है कि जितना ये दूसरों के पपेट बन करके ये सब तमाशे कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मोदी सरकार के पास है, और समझदारी तो खैर उनका कोई जोड़ ही नहीं है आज की तारीख में। सर, जो पॉलिटिकल स्मार्टनेस होती है एक पार्टी की कि भाई आपका कुछ एक एजेंडा है, आपका कुछ एक नैरेटिव है, आप कुछ एक प्लान के तहत आगे चलते हो। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं होते हुए, ये क्या कोई प्लान दिखता है आपको इसके अंदर कि भई पहले तो आपने एक एक अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, राज्यसभा में अमित शाह साहब ने ये बोला, एक दिन तो तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोला। सडनली एक दिन खड़े होके तुम लोग शुरू हो गए, अगले दिन आके जब तक वो थोड़ा वीडियो को एडिट वेडिट करने में टाइम लगा, ये करने में लगा, पूरा प्लान बनाने में जो टाइम लगा, उतना टाइम आपको लगा, उसके बाद आप आगे एकदम आक्रमण पे आ गए। एक दिन पहले, एक दिन शाम तक कोई किसी ने अंबेडकर जी के बारे में किसी ने नाम नहीं बोला था। तो ये तो सर लोग सवाल पूछेंगे, तो इसका क्या दिखता है आपको? इसका मतलब कोई प्लान वैन नहीं है, एक दिन से दूसरे दिन की तरफ जा रहे हैं कि ये कुछ एक कोई एक कोई राजनीतिक पूरे नज़रिए की तरफ से ये लोग कुछ कर रहे हैं ये लोग? क्या दिखता है आपको? सॉफ्टवेयर अपडेट करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है ना आदि जी। तो वो कई बार जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अब वो कहाँ से है और उसका सोर्स क्या है, वो अमेरिका से लेते हैं या
पाकिस्तान से लेते हैं या चीन से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो वो अभी खोजने का विषय है। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो फिर नए सिरे से ये कोशिश अच्छा। करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये बार बार विदेश क्यों जाते हैं? बोला सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के लिए। तो कुछ ऐसा ही है मसला। ये गाइडेड है लेकिन अनगाइडेड मिसाइल है। कहीं से इनको गाइड किया जाता है और उसके हुँ, बाद इनको भी नहीं पता रहता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। एक हाथ हमेशा एक जेब में रहता है पैंट की, और उसके बाद इनका चलने का स्टाइल, इनके बोलने का स्टाइल, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जो ये बोलते हैं वो सब्जेक्ट, लगता ही नहीं कि ये देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास 2014 और 2019 में, तो इस देश ने कांग्रेस पार्टी को और इनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि ये नेता प्रतिपक्ष बन सकें। अब इस बार थोड़ा-सा बूस्ट दिया इनको, एक कोशिश की कि चलो 2 बार मौका नहीं दिया, तीसरी बार तो दिया है। लेकिन कहीं से भी आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के जो गुण होने चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, जो गरिमा, जो मर्यादा होनी चाहिए, उसके आस-पास भी कहीं हैं ये? ना इनको राजनीतिक विषयों की समझ है, ना इनको सदन कैसे चलाया जाता है, सदन में बोला कैसे जाता है, सदन में बोलने से पहले तैयारी कैसे करनी होती है। अरे भाई, किसी और से मत सीखो। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी, इन हुँ, 5 लोगों से ही सीख लो कि वो जब किसी विषय पर बोलने वाले होते हैं, कितनी तैयारी के साथ, कितने रिसर्च के साथ आते हैं और कितने आंकड़े और तथ्य सदन के ज़रिए देश के सामने रखते हैं। कुछ उनसे ही सीख लो। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इनका कोई इस 20 साल के संसदीय जीवन में ऐसा कोई एक सिंगल लेक्चर भी रहा हो, जिसको हम याद कर सकें या ये कह सकें कि राहुल गांधी ने इस विषय पर वो उस सत्र के तीसरे या चौथे दिन वो भाषण दिया था। एक हुँ। भी भाषण नहीं है। जब भी बोलते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि सदन की गरिमा और मर्यादा क्या होती है और सदन में बोला कैसे जाता है, और चेयर को संबोधित करके ही आप जो कुछ कहना होता है वो कहते हैं। नहीं, जनसभा की तरह, जैसे वो जेएनयू में या हाँ, जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में या सभाओं में आप भाषण देते हो, अनियंत्रित हो जाते हो, अप्पा जप्पा डप्पा बोलने लगते हो, तो वो इनका हाल है साहब। तो ऐसे में ना ये कोई प्रभाव छोड़ पा रहे हैं, ना हुँ। कोई इनको सीरियसली लेता है, और ये अपनी भी और अपने खानदान की भी भद पिटवा रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से क्या एक्शन लेते हुए दिखते हैं सर? मोदी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लेंगे? अभी एफआईआर-शेफआईआर तो फाइल हो गया, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे ये लोग? देखिए, मोदी जी बहुत ही मैच्योर किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब इंदिरा गांधी के पतन के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अ, चरण सिंह गृह मंत्री थे। बहुत समझाया मोरारजी भाई ने भी और दूसरे लोगों ने भी कि ये मत करो, लेकिन चरण सिंह ने एक गलती कर दी कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिया, हथकड़ी लगवा दी, और जमानत तो उनको मिल गई तुरंत। उनके भी हुँ, उस समय वकील थे सब, और जुडिशियरी में तो हमेशा ही अ, इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, सद्भावना रखने वाले लोग रहते ही हैं। उनको जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद चीजें एकदम पलट गई। मोरारजी भाई की सरकार टूटी तो चरण सिंह की वजह से ही टूटी, और चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट किया। यानी जी। जिन्होंने गिरफ्तार कराया था, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी ने एक रणनीति के तहत सपोर्ट कर दिया, और वो पार्लियामेंट भी नहीं जा पाए, उससे पहले सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया। यानी उनकी सरकार गिरा दी, और 80 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जो है वो फिर से प्रधानमंत्री बन गई, वापसी हो गई उनकी। तो हुँ, नरेंद्र मोदी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि इनको गिरफ्तार कराएं। अब देखिए कितनी जांच चल रही है, कितने इनके खिलाफ। अब पहली बार गांधी नेहरू परिवार के
किन्हीं टॉप लीडर्स की इंट्रोगेशन की थी ईडी ने। 5 बार बुला करके राहुल गांधी की, 3 बार बुला करके सोनिया गांधी की, और वो भी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में। इसके बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी, महाराष्ट्र में नवाब मलिक को कर चुकी, अनिल देशमुख को कर चुकी, यहाँ अरविंद केजरीवाल को भी कर लिया, एक और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को कर चुकी, अरविंद केजरीवाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कर चुकी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कर चुकी, ममता बनर्जी के 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके, लेकिन इन पर हाथ नहीं डाल रही है। तो जाहिर है ऊपर से कहा गया होगा कि इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को काम करने दो। जब तुम्हारी चार्जशीट तैयार हो जाए कोर्ट में पेश करो, उसके बाद कोर्ट जो कहे वो करो। तो इनको हीरो नहीं बनने देंगे मोदी जी। अभी भी जो ये कांड हुआ है इसमें एफआईआर भी हो गई है। इसमें अब एक महिला सांसद है, उन्होंने शिकायत की है कि राहुल गांधी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मुझ पर चिल्लाए हैं, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, मुझे संरक्षण दिया जाए। उनकी शिकायत पहुंच गई है सभापति के पास, धनखड़ साहब के पास। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर गौर करूंगा, लेकिन आप ये तय मानिए कि सरकार इनको अंगुली कटा करके शहीद होने का दर्जा नहीं देगी। वो बात आपकी एकदम सही है सर, उंगली कटा के शहीद होने का दर्जा। आखिर में मैं सर एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, ये आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं सर? क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से सोरोस के ऊपर अटैक हुआ, जैसे मैंने आपसे पूछा, ये चीजों पे अटैक हुआ, अभी अम्बेडकर जी का लेके आ गए ये लोग, और जो जवाब बड़े जबरदस्त दिए हैं, जो भी कहिए तथ्यों के साथ जवाब दिए हैं, और इनका जो नैरेटिव रहा है, एक चीज तो रहा है सर, बीजेपी पहली बारी मुझे ऐसा दिखता है कि पूरे पार्लियामेंट के जो पूरा सदन का ये जो टाइम रहा है, इसके अंदर पहली बार ऐसा देखा है हमने कितनी 2-3 साल में कि इन लोगों ने नैरेटिव अपने हाथ में रखा है और ये हमेशा ऑफेंसिव में रहे हैं। इन्होंने डिफेंसिव कम ही खेला है। अगर इनके ऊपर किसी ने अटैक भी करा है तो अटैक का जवाब इन लोगों ने मतलब आगे जाके लड़के दिया है। वो जैसे ना पहले नॉर्मली नहीं, नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ये गलत, ऐसी वो जो पहले वो भीगी बिल्ली की तरह बातें करते थे वो नहीं करा इस बारी। तो ये एक बदलाव दिखता है बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी के देखने के नज़रिए के हिसाब से। सर इसमें 2 जब इलेक्शंस नई हम लोग हाँ जी, हाँ बात जी। करते हैं, इलेक्शन 2 हुए उससे थोड़ा दम आया। तो आपको क्या दिखता है आगे अभी जो अगले 2 इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में और बिहार में, और आगे का इनका क्या किस तरह का नज़रिया रहेगा, किस तरह का गेम प्लान रहेगा? क्या पॉलिटिकली ये लोग गेम खेलेंगे आगे? क्योंकि ये जो एक अभी हाइट पे खड़े हैं, क्या इस हाइट से ही खेलेंगे ये लोग कि अभी फिर से वापस नीचे हो जाएँगे? क्योंकि वो देख के तो ऑब्वियसली देश पूरा फिर से थोड़ा-सा दुखी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करें तो जी। जब ये नई लोकसभा का गठन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन हुआ था, शुरू के दिन में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा का जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी आदि जी कि अब हम ये जो इकोसिस्टम है, इसको उसका जवाब इसी की भाषा में जवाब देंगे। तो हमें वो अब अपने दिमाग में रखना चाहिए। जी। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी आक्रामकता है, जितनी तैयारी है, उस सदन में भी, इस सत्र में भी हम देख रहे हैं, बहुत तीखे अंदाज में इनका जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे कई सांसद, अब उनको हरी झंडी दिखा दी गई है कि मुंह तोड़ जवाब दो इनको। जैसे ये बोलते हैं, इससे दुगनी आवाज में जो है इनको जवाब मिलने चाहिए, और अब आप देखिए धड़ाधड़ इनको जवाब मिल रहे हैं। दूसरी बात, तब तक तो हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आए भी नहीं थे। तब हुँ। प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे। उसके बाद तो 2 राज्यों के चुनाव आ चुके हैं, बल्कि जी, 4 जी। राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए आ चुके हैं। वही जम्मू कश्मीर में बुरी तरह हारी है, हरियाणा में हारी है, महाराष्ट्र में हारी है, झारखंड में भी हारी ही है। बेशर्मी के साथ नए कपड़े सिलवा करके आप शपथ ग्रहण कर लो 16 सीटों पर, ये आपका अपना नैतिकता अनैतिकता है। जनता देखती सब है कि आपकी औकात क्या है किसी राज्य में, फिर भी आप सत्ता का स्वाद ले रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। तो इससे भी आपके आचरण का और आपकी अप्रोच का आकलन जनता करती है, आगे के लिए तय करके हिसाब
चुकता करती है और इनके पतन की वजह भी यही है। अब आपने किया सवाल उठाया है कि साहब अभी दिल्ली के चुनाव हैं, फिर बिहार के होंगे। उसके बाद फिर अगले 1 डेढ़ साल, 2 साल के भीतर असम भी होना है, तमिलनाडु भी होना है। हुँ, हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रही है। इस बार दिल्ली में भी पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देखा है और अब दिल्ली में देख रहे हैं, संघ की टीमें उतर चुकी हैं जमीन पर, नीचे तक उतर चुकी हैं। और अगर आप देखें तो बहुत तैयारी के साथ इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया है, वीडियोस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। जो लोग मोबाइल फ़ोन से खेलते रहते हैं दिन भर, उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो लोग घरों में रहते हैं, गृहिणियाँ हैं या दूसरे लोग हैं, नौकरी पेशा को उनके दफ्तर, पार्कों में, दूसरी जगहों पर बताया जा रहा है कि भई आपने कौन से बतासे ले लिए हैं अरविंद केजरीवाल से पिछले 10-11 साल में और इसने दिया क्या है। हुँ, पॉल्यूशन वैसे का वैसा, पेयजल संकट वैसे का वैसा, यमुना का प्रदूषण वैसे का वैसा और सड़कें टूटी-फूटी, ज़रा-सी बारिश होती है तो गाड़ियाँ जो हैं वो आधी से ज़्यादा उसमें समा जाती हैं। तो लंदन, पेरिस बनाने की बात हो रही थी, क्या हाल करके छोड़ा है देख लो। ज़रा से हुँ। लालच में अगर आप फिर इनको चुनोगे, तो फिर इनका भ्रष्टाचार याद रखो, शराब घोटाला याद रखो, इनके बहुत सारे दूसरे कर्मकांड हैं, उनको भी याद कर लो। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है। बाकी तय तो जनता को ही करना है कि फिर भी भ्रष्टाचारी को चुनना है या कुछ परिवर्तन करना है। अब भी सद्बुद्धि आनी है या नहीं आनी है। बिहार का जहाँ तक प्रश्न है, तो बिहार में मुझे लगता है कि जो लालू का, राबड़ी का शासन था वो 15 साल का, वो हुँ, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोगों के दिमाग में, ज़हन में वो चीज़ें उभर आती हैं। और कुछ हमारे प्रधानमंत्री हैं जब सभाओं को संबोधित करते हैं तो वो एक अपना वातावरण बना ही देते हैं। और इस बार तो नीतीश कुमार जो है वो खुद एक यात्रा पर निकल रहे हैं अभी 25 दिसंबर से। तो वो भी जन जागरण पर लगे हुए हैं, निकले हुए हैं और आधी आबादी को संबोधित करने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं। बाप रे! जिसको लेकर के एक अभद्र टिप्पणी लालू ने कर दी कि आँख सेकने के लिए जा रहे हैं। तो ये खुद ही अपना सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये जो इनके तमाशे हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस के, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है जो निकलता रहेगा। ये कभी अंबेडकर जी को लेकर के, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर के ये तमाशे करते रहेंगे। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अब इस मनःस्थिति में आ गए हैं, इस तैयारी से इनका मुकाबला करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं कि भई अब इनका तो दौर जा चुका। अब तो ये अप्रासंगिक हो गए हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए फंड-वंड आते रहें चुनाव के लिए, इनको साँस आती रहे, इसके लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। पता हुँ। उनको भी है कि ये कहीं एक्जिस्टेंस नहीं करते हैं मोदी के सामने। इनको भी पता है। दिल्ली में सर मैं पूछूँगा ये कुछ जो बोलते हैं लोग नुपुर शर्मा जी और इन लोगों को लेके आएँगे क्या सर? लगता है आपको? चर्चा तो है और एक सरप्राइज़ एलिमेंट हमेशा मोदी जी के फैसलों में हम देखते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है आदि जी। पेड़ा होगा। हो सकता है, हो सकता है। जी, चलिए सर। सर जी थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। आपसे सीखने को बड़ा मिलता है सर एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। आप शो में आए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।